हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें जो हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर जो हमने हमारे फंक्शंस, ये भी एक हमारा फंक्शंस है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उन्हीं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ये सबसे लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। तो आज हम कंट्रोलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे इसका, कि कंट्रोलिंग क्यों हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले कंट्रोलिंग में हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जस्ट हमारा कंट्रोलिंग का आज का पोर्शन रहेगा और इसी में हम इसके इम्पोर्टेंस भी आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, नाउ गाइस, जैसा कि हमें पता है कि हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। यानी कि जब भी अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो विदाउट प्लानिंग के हमारा काम स्टार्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स कि हमारे गोल डिसाइडेड होने चाहिए। हमने अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, किसी भी प्रोसेस में अपना यूज़ करना है, किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो विदाउट प्लानिंग हम आगे नहीं पहुंच सकते। तो गोल हमारा ज़रूरी है। उसके लिए हमने प्री डिसाइडेड गोल या टारगेट्स हमने सेट करने होंगे। अगर हमारे टारगेट सेट होंगे देन हमें एक मोरल मिल जाएगा, एक हमें मोटो मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा किसी काम को करने का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि प्लानिंग होना ज़रूरी है। और जैसे ही प्लानिंग होगी तो प्लानिंग होने के साथ साथ उस पर फोकस्ड डायरेक्शन, उस पर मोनेटाइजिंग, उस पर मॉनिटरिंग, ये सारा होना ज़रूरी है। तो मॉनिटरिंग का एक प्रोसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं कि कंट्रोलिंग हमारा मॉनिटरिंग का एक प्रोसेस है। तो जस्ट इसकी मीनिंग में हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द प्लान परफॉर्मेंस। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है और सेकंड वन है हमारा प्लान परफॉर्मेंस। तो एक बार हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस क्या होती है। गाइस, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी वो होती है, एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस क्या होती है, एक बार हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, सपोज करो आज हम CBSE 10th क्लास में हैं और 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उसके लिए हमने हमारे टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं, हमने हमारी पूरी प्लानिंग कर रखी है, हमने शेड्यूल बना रखा है कि हमने जो भी 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस बोर्ड के लिए हमने कितने मार्क्स अचीव करने हैं, कितना स्टडी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, कितना टारगेट्स हमने डिसाइड किया हुआ है, ये सारा हमने जस्ट मेंटेन किया हुआ है हर एक चीज़ से। ठीक है, सपोज करो हमारा टारगेट है 95+% अचीव करने का, बट कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से हम 95 अचीव नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन में हमारे कुछ टारगेट्स होंगे, वो टारगेट्स स्ट्रॉन्ग टारगेट्स नहीं होंगे। नाउ अभी हम सपोज करो अभी हम 12th क्लास में हैं, अब हमारे पास में सिमिलर वही कंडीशन है, वही बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है, उस काम के लिए एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने 10th क्लास से भी उसी स्टेप से हम जस्ट उसी स्टेप्स को हमने फॉलो किया था, उसी स्टेप से हम रियलाइज़ थे, उसी स्टेप से हमने पता है कि कैसे क्या हमने सेट करने थे टारगेट्स, हम नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारा जो टारगेट था, जो ऑब्जेक्ट था, जो गोल था, वो गोल हम अचीव नहीं कर पाए, उससे कम अचीव कर पाए। तो
बच्चों यहीं से हम पता कर पाएंगे, यहीं से हमारे पास में इजी वे में हम डिस्कस कर पाएंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस क्या होती है। तो यहाँ पर सीन ये है कि जैसे हमने 10th क्लास में जो प्लानिंग की थी उसके बेस पे 95% आने थे बट नहीं आ पाए। तो जस्ट हमारी जो ये प्लानिंग थी, एक प्लानिंग का एक जो क्राइटेरिया था, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो हम इसको बोलेंगे प्लान परफॉर्मेंस। यानी कि हमने कुछ किया था बट हम नहीं पहुँच पाए। नाउ सेम क्राइटेरिया है, वैसा ही चांस है करने का, तो इनको हम स्टैंडर्ड मान के, स्टैंडर्ड बेस मान के हम इसके बेस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस तक पहुँचे जा सकते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी कंपैरिजन होता है उसमें कंट्रोलिंग इन्वॉल्व रहता है। इफ़ देयर एनी डिफरेंस और डेविएशन, अगर कोई डेविएशन या कोई भी डिफरेंस होता है किसी भी प्रकार का, देन फाइंडिंग द रीजंस फॉर सच डिफरेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजंस सो दैट दे डोंट रीऑक्योर इन फ्यूचर एंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल इफिशिएंटली। तो गाइज़ यहाँ से हमें बस ये पता करना है कि अगर कोई ऐसा कोई डेविएशन आ जाए, कोई डिफरेंस आ जाए, या तो उसको सॉर्ट आउट कर लो, या फिर अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा हो तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसे मेजर्स जो ऐसे कुछ प्लानिंग करो या कुछ ऐसे रीजंस फाइंड आउट करो जिससे हम इजीली उसको करेक्ट कर पाएँ, हम इजीली उसका मेज़र कर पाएँ, जिससे क्या हो कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो उसमें इंक्रीज़ हो, उनका प्लानिंग जो भी होगा उसके प्लानिंग के जो आउटकम निकलेंगे वो भी बेटर आउटकम निकले। तो जस्ट ये हमारी मीनिंग थी, ये हमारी मीनिंग और डेफिनेशन थी कंट्रोलिंग की। नाउ मूव टू इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ पर कंट्रोलिंग में फर्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग का, सॉरी, यहाँ पर कंट्रोलिंग में फर्स्ट स्टेप्स है इसका, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे ये निकलता है कि जो कंट्रोलिंग है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ब्रिंग्स टू लाइट इंडिकेट करेक्टिव एक्शंस। तो सिंपली वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प करता है। पॉसिबिलिटी जो भी होती है उन पॉसिबिलिटीज़ को मीडियम बना के उन पे बेस होके वो इजी से इजी मेथड से उसको गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि जो भी एक बेस बनाया होता है जिसके बेस पे हम रहकर काम करते हैं, उस स्टैंडर्ड्स की जो एक्यूरेसी है उसको वो इवैल्यूएट करता है, उसको जज करता है और एक बेटर टेक्निक से वो उसको सॉल्व करता है। नाउ a good control system enables management to verify whether the standards set are accurate or not by careful check on the changes taking place in the organizational environment. Now third importance of controlling is making efficient use of resources. By the process of control, a manager seeks to reduce wastage of resources. According to this concept, according to this importance of controlling, management seek to reduce wastage of resources. Now we can say that what is wastage of resources? It means in the management डिफरेंट पीपल्स आर यू डिफरेंट पीपल्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से अपने स्किल्स को वो वहाँ पर मेंटेन करते हैं, अपनी स्किल्स को वो यूटिलाइज करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज का वो मिसयूज़ करते हैं या मिसयूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ वेस्टेज हो जाते हैं या कुछ वेस्टेज प्रोग्राम हो जाते हैं, या समझ लो कि वेस्टेज रिसोर्सेज का कुछ बेकार पार्ट हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने में कंट्रोलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। इन द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़
सभी एम्प्लॉयज़ के पास में जब तक मोटिवेशन नहीं होगा देन वे कभी भी अपने ऑब्जेक्ट तक इजी वे में नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके पास में एक मोटिवेशन के फॉर्म में कुछ ना कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ ना कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए जिनके बिहाफ पे वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें, अपने एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ नो वेल in advance what they are expected to do, also the standard of performance. It thus motivates and help them to give better performance. Now next is facilitating coordination in action. मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ कंट्रोलिंग अगर कोऑर्डिनेशन होगा देन जो वर्किंग कंडीशन है, जो डिसिप्लिन है वो इजी तरीके से मेंटेन होगा। यानी कि जो सुपीरियर्स होता है, जो एम्प्लॉय और जो गवर्नमेंट होती है, उन दोनों के बीच में आपस में जो भी रिलेशन होता है वो रिलेशन बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, रिलेशन बिल्कुल ईजी वे में होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो वर्किंग जो प्रोग्रेस हो उसमें किसी भी तरीके की रुकावट हो। तो इस तरीके के लिए जो कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटी होती है काम करवाने के लिए, किसी भी काम को मैनेज करने के लिए या कोई भी फंक्शंस को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से एक यूनिटी में अच्छे वे में आगे बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए हमारा कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन से मतलब यहाँ पर है कि अगर किसी भी काम को करेंगे तो वो एक डिसिप्लिन वे में, एक ऑर्डर वे में होना ज़रूरी है, चाहे वो टॉप लेवल का हो चाहे वो बॉटम लेवल का हो। अगर टॉप लेवल से कोई ऑर्डर दिया गया है बॉटम लेवल पे, मतलब अगर सुपीरियर जो होता है, सुपीरियर मीन्स कि जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दो इनको या फिर अथॉरिटी बोल दो, जो भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी होती है, अगर वहाँ से कोई ऑर्डर इशू हुआ है इट मीन्स कि वो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स बोल दो इनको या फिर इनको लोअर कैटेगरी के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको समझ लो, तो उनको वापस उस ऑर्डर का फीडबैक सुपीरियर तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। इट मीन्स इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन। देन इम्पोर्टेंस में हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के बेस पे सारा सिस्टम्स एक अच्छे वे में काम करता है। कंट्रोलिंग क्रिएट करता है एट एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग ए क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। थैंक यू गाइज। आज की क्लास में हम केवल कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस, इसकी मीनिंग ही देखेंगे। नाउ कल मिलते हैं। दूसरी क्लास हमारी जो नेचर एंड कंट्रोलिंग, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की रहेगी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो। थैंक यू।